नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का चौथा अध्याय है भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा एवं आधुनिकता के पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, परंपरा तथा आधुनिकता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि परंपरा तथा आधुनिकता किसे कहते हैं। परंपरा तथा आधुनिकता की अवधारणा का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है। पहला है परंपरा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी में परंपरा के अमूर्त तत्व पर बल दिया है। यानी कि परंपरा जो है दिखाई देने वाली प्रक्रिया नहीं है। वे इसे सोच और भावनाओं का मिला जुला रूप मानते हैं। यानी कि परंपरा को क्या मानता है, एक लोगों की सोच और उनसे जुड़ी हुई भावनाओं का एक मिला जुला रूप है जो विरासत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है। यानी कि परंपरा जो है हस्तांतरित होने वाली प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती रहती है। अर्थात मूल्यों, प्रतिमानों व जीवन की पद्धति की प्रचलित प्रणालियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर हस्तांतरित होती रहती है। यानी कि आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। अतः परंपरा में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं। परंपरा में जड़ता होती है जो सहज ही परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है। यानी कि परंपरा जो है वो एक मजबूत जड़ के समान होती है जो आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकती है। इसमें परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। इसमें अभौतिक तत्वों की प्रधानता होती है, जैसे विश्वास। यानी कि ये तत्व मुख्य होते हैं, जैसे अपनी परंपरा के प्रति विश्वास, उनके प्रति आदर भाव, उनके विचार, ज्ञान और व्यवहार के तरीके। इसमें निरंतरता पाई जाती है। यानी कि परंपरा जो है निरंतर आगे से आगे बढ़ती रहती है। इसमें कठोरता भी पाई जाती है। परंपरा में स्वीकृति के लक्षण होते हैं। उन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया में ही आत्मसात कर दिया जाता है। यानी कि इसके अंदर परंपरा के अंदर स्वीकृति के लक्षण होते हैं। यानी कि समाज के सभी व्यक्ति अपनी परंपरा को स्वीकार करके उसे आत्मसात करा दिया जाता है। यानी कि उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अतः उन्हें प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। परंपरा का संबंध भूतकाल से होता है। यानी कि परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही एक प्रक्रिया होती है। फिर आगे है आधुनिकता। आधुनिक शाब्दिक रूप में आधुनिकता परंपरा के विपरीत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर औद्योगिक काल की देन है। यानी कि आधुनिकता को परंपरा के विपरीत माना जाता है। यानी कि इसके लक्ष्य अलग होते हैं। यह परंपरा जो है उत्तर आधुनिक औद्योगिक काल की देन है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण होता है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गतिशीलता पाई जाती है। यानी कि आधुनिकता जो है एक ऐसा दृष्टिकोण है कि जिसके कारण जीवन में निरंतरता या गतिशीलता पाई जाती है। यह गतिशीलता हमारे धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, चिंतन व अन्य तरीकों में देखी जा सकती है। यानी कि अपने सोचने समझने की क्रिया, अपने धर्म से जुड़े हुए कार्य और आर्थिक जीवन में यह आधुनिकता देखी जा सकती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में अनुकरण कर रहे हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परंपरागत समाज आधुनिक से एकदम भिन्न है और परंपरागत ही है तथा आधुनिक समाज में परंपराओं का कोई महत्व नहीं है। यानी कि आधुनिक समाज में भी परंपराओं का वही स्थान है जो प्राचीन समय में रहा है। वास्तविकता यह है कि कोई भी समाज न तो पूर्णतः आधुनिक होता है और न ही पूर्णतः परंपरागत होता है। यानी कि समाज का जो रूप है दोनों से मिला जुला रूप होता है। किसी भी समाज में आधुनिकता का निर्माण भी परंपरा के कंधों व अनुभवों पर ही होता है। यानी कि प्राचीन लोगों आधुनिकता का निर्माण जो है वो परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। इस कारण वह भूत व वर्तमान के बीच की एक कड़ी माना जाता है। यानी कि उसके अंदर प्राचीन मत भी होते हैं और आधुनिक मत भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच की कड़ी जो होती है वो क्या कहलाती है, आधुनिकता कहलाती है। प्रोफेसर सिल परंपरा व आधुनिकता को एक सातत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि एक सत्यता के रूप में इन्हें स्वीकार करते हैं। इन दोनों अवधारणाओं में
संक्षेप में हम आधुनिकता को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। आधुनिकता व्यक्ति व समाज में प्रदत्त पदों के स्थान पर अर्जित पदों को स्थापित करती है। यानी कि आधुनिकता जो है व्यक्ति समाज के अंदर जो कार्य करता है और उस कार्यों को करने के बाद में जो उसे स्थान प्राप्त होता है तो वह आधुनिकता के रूप में माना जाता है। यानी कि प्राचीन समय से जो चली आ रही जो पद होता है वो तो परंपरागत होता है और आधुनिक पद वो कहलाता है कि जो अर्जित करता है व्यक्ति समाज के अंदर तो वो आधुनिकता कहलाती है। यह एक दृष्टिकोण है जो परंपराओं में परिवर्तन किए जाने के उपरांत विकसित होता है। यानी कि आधुनिकता एक ऐसी विचारधारा है कि जो परंपराओं में परिवर्तन करने के बाद में दिखाई देती है। आधुनिकता रूढ़िगत परंपराओं को स्वीकार नहीं करती है। यानी कि आधुनिकता जो है पुरानी परंपराओं या मान्यता को स्वीकार नहीं करती है। तर्कवाद तथा विज्ञान के प्रति रुझान आधुनिकता का अनिवार्य लक्षण है। यानी कि आधुनिकता जो है किसी तथ्य को लेकर के और इसकी रुझान जो है विज्ञान की तरफ यानी कि वैज्ञानिक विचारधारा के साथ में आधुनिकता का रुख होता है। इसमें गतिशीलता को महत्व दिया जाता है। यानी कि आधुनिकता जो है परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपनी परिस्थिति व वर्ग को अपनी योग्यता के अनुसार बदल सकता है। यानी कि आधुनिकता में व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों व वर्ग को अपनी योग्यता या अपनी इच्छा के आधार पर उसे बदल सकता है। इसीलिए परंपरा जो है वो प्राचीन परम मान्यताओं से जुड़ी होती है और आधुनिकता जो है नवीन मान्यताओं से जुड़ी हुई होती है। ये आपका पहला उत्तर पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न है परंपरा व आधुनिकता के मध्य क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है सामान्यतः आधुनिकता एवं परंपरा को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत मान्यताओं को लिए हुए होती हैं। यह भी सच है कि परंपरागत समाज वर्तमान आधुनिक समाजों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में अनुकरण कर रहे हैं। यानी कि समाज के अंदर इन सभी क्षेत्रों में आधुनिकता का विकास हुआ है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि परंपरागत समाज आधुनिक से एकदम भिन्न है और परंपरागत ही है तथा यानी कि इसका अर्थ यह नहीं है कि परंपरागत समाज जो है वो आधुनिकता से बिल्कुल ही अलग है। आधुनिक समाज में परंपराओं का कोई महत्व नहीं है। वास्तविकता यह है कि कोई भी समाज न तो पूर्णतः आधुनिक होता है और न ही पूर्णतः परंपरागत होता है। किसी भी समाज में आधुनिकता का निर्माण भी परंपरा के कंधों व अनुभवों पर ही होता है। यानी कि आधुनिकता जो है वो परंपरा के साथ में जुड़ी हुई होती है। इस कारण वह भूत व वर्तमान के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रोफेसर सील परंपरा व आधुनिकता को एक सातत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इन दोनों अवधारणाओं में पाए जाने वाले संबंधों को हम निम्न बिंदुओं से द्वारा स्पष्ट करेंगे। यानी कि परंपरा और समाज आधुनिकता किस प्रकार से संबंधित है। समाज में आर्थिक क्षेत्रों में विकास हुआ है। यानी कि आधुनिकता के कारण समाज में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विकास हुआ है वह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि समाज के व्यक्ति जो है या समाज जो है आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रहा है। समाज में विषमता व विभाजन के स्थान पर समरसता व समानता को बढ़ावा मिला है। प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति को महत्व बढ़ा है। यानी कि व्यक्ति को जो परिस्थितियाँ या समाज के अंदर स्थान प्राप्त है स्थान पर अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा है। यानी कि व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अर्जित करके यानी अपने कार्यों के द्वारा समाज के अंदर स्थान प्राप्त कर सकता है। औद्योगिकरण व नगरीकरण की प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है। देश की जनसंख्या में नगरीय अनुपात बढ़ा है। यानी कि व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण लोग जो है नगरों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है। समाज की प्रकृति अधिकाधिक लोकतांत्रिक हुई है। धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो धर्म के प्रति जो कट्टरता थी यानी कि अपने धर्म को महत्व देकर के दूसरों को हीन समझने की जो भावना हुई थी वो कम हुई है और धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ है। यानी कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की जो सोच है
या देखने का जो तरीका है उसमें विकास हुआ है। समाज में जन्म के स्थान पर गुण व योग्यता का महत्व बढ़ा है, यानी कि समाज के अंदर व्यक्ति जन्म के स्थान पर, यानी कि जन्म के आधार पर जो उसे कार्य दिए जाते हैं उसके स्थान पर व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर अपना स्थान बना सका है। वर्तमान समाज खुले समाज का पक्षधर है। वस्तु के स्थान पर मुद्रा विनिमय का प्रचलन बढ़ा है, यानी कि प्राचीन समय में वस्तु खरीदते समय जो है वस्तु के स्थान पर वस्तु देकर के वस्तु खरीदते थे, तो उसकी जगह पर मुद्रा विनिमय का प्रचलन बढ़ा है। धर्म, जाति व रंग आदि के आधार पर भेदभाव कम हुआ है। संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवार का चलन बढ़ा है, यानी कि आधुनिकता के कारण व्यक्ति संयुक्त परिवार को छोड़ करके एकाकी परिवार की तरफ आगे बढ़ रहा है। व्यक्तिवादिता की भावना का संचार हुआ है। जागीरदारी तथा जमींदार प्रथा का उन्मूलन हुआ है, यानी कि व्यक्तिवादिता की जो भावना है उसका संचार हुआ है और जागीरदारी और जमींदारी की जो प्रथा है उसका उन्मूलन हुआ है, यानी कि ये समाज से समाप्त हो चुके हैं। यानी कि परंपरा और आधुनिकता के कारण समाज के अंदर भी नवीनता आई है। तो ये आपका दूसरा उत्तर पूरा हुआ। फिर तीसरा प्रश्न है, औद्योगिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी औद्योगिकीकरण से समाज के अंदर क्या परिवर्तन आए हैं। औद्योगिकीकरण का अर्थ होता है कि उद्योग धंधे के कारण, यानी कि नगरों के अंदर उद्योगों का विकास होना औद्योगिकीकरण कहलाता है। पहला है नगरीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण विशाल नगरों का विकास हुआ है, यानी कि उद्योग धंधे के बढ़ने से नगरों के अंदर जनसंख्या बढ़ी है और जिससे नगरों का विकास हुआ है। जहां उद्योग स्थापित हो जाते हैं वहां कार्य करने के लिए गांव में अनेक लोग आकर बस जाते हैं व धीरे धीरे वह स्थान औद्योगिक नगर का रूप ले लेते हैं, यानी कि जहां औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ उद्योग धंधे अधिक होते हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे नगरों का विकास होता है, तो इसीलिए उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण जब उत्पादन मशीनों की सहायता से होने लगा तो संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, यानी कि मनुष्य के कार्य करने के कारण उसमें विशेषीकरण से उत्पादन मशीनों की सहायता से होने लगा तो संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। इसी कारण श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का समाज में उदय हुआ, यानी कि श्रम के आधार पर व्यक्ति को पारिश्रमिक दिया जाने लगा, तो इसके कारण विभाजन एवं विशेषीकरण का समाज में उदय हुआ। उत्पादन में वृद्धि। औद्योगिकीकरण में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बड़े पैमाने पर तीव्र मात्रा में होने लगा, यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण अधिक से अधिक मशीनों से कार्य होने लगे, जिसके कारण उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। यातायात के साधनों का विकास। कारखानों में कच्चे माल को तथा निर्मित माल को मंडियों तक पहुंचाने में यातायात के साधनों ने एक अहम भूमिका का निर्वहन किया है, यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण यातायात के साधनों में भी विकास हुआ है, तो जिससे कारखानों से कच्चे माल को तथा निर्मित माल को मंडियों में पहुंचाने में यातायात के साधनों ने एक अहम भूमिका निभाई है। अनेक साधनों जैसे मोटर, वायुयान व जहाज आदि का आविष्कार हुआ। कच्ची व पक्की सड़कें बनी, यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण नवीनता आने लगी। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। इस प्रक्रिया से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। लोग अपने व्यवसाय स्थान व विचारों में परिवर्तन करने लगे, यानी कि व्यक्ति रोजगार की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। औद्योगिक नगरों में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर धनोपार्जन करने लगी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा। औद्योगिक नगरों में रहने के कारण स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करके धनोपार्जन करने लगी हैं। इससे उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। मानवीय शक्ति में वृद्धि। इससे मानव की शक्तियों में वृद्धि हुई है। उसने अनेक आविष्कारों एवं वैज्ञानिक खोजों के द्वारा मशीनों का आविष्कार किया है, यानी कि
मानव के अंदर जो शक्तियाँ हैं यानी उनके अंदर जो योग्यता है उनका भी विकास हुआ है। तो धीरे धीरे उन्होंने आविष्कार करके नवीन मशीनों का भी आविष्कार किया है, जिससे समस्त कार्य आसानी से हो जाते हैं। फिर आता है आगे राजनीतिक प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण देश में अनेक राजनीतिक व संसदीय सुधार हुए हैं, यानी कि इन औद्योगिकरण के कारण देश में संसदीय सुधार और राजनीतिक सुधार भी हुए हैं। दबाव समूहों के रूप में श्रम संघों का उदय हुआ। उनके प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं व संसद में जाने लगे, यानी कि दबाव समूहों के रूप में श्रम संघों का उदय हुआ, यानी कि किसी के अधीन रहकर के कार्य करने से श्रम संघों का उदय हुआ, जिसमें प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं व संसद में जाने लगे, यानी कि अपनी परेशानियों को लेकर के व्यक्ति संसद तक भी जाने लगे। ये तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब आगे है चौथा प्रश्न। भारत में नगरीकरण पर एक निबंध लिखिए, यानी कि नगरीकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का हिंदी अनुवाद है, यानी कि नगर को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं। स्वयं सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटास से बना है, जिसका तात्पर्य है नागरिकता। नगरीकरण शब्द नगर से ही बना है, सामान्यतः जिसका तात्पर्य होता है नागरिकता। नगरीकरण शब्द नगर से ही बनता है। सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, यानी कि नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार एवं पुनर्गठन से लिया जाता है। यानी उद्योग में उदय, यानी कि नए नगरों का विकास, नए नगरों का निर्माण, प्रसार यानी कि उनका फैलाव, और पुनर्गठन यानी कि पुनः उनको विस्तृत रूप में उनका विकास होना। वर्तमान औद्योगिक नगर औद्योगिकरण की ही देन है। आज विश्व में सभी देशों में नगरीकरण की गति में तीव्रता से वृद्धि हुई है, यानी कि देशों के अंदर नगरीकरण के कारण की गति में तीव्रता से वृद्धि हुई है कि लोग गांवों से निकल कर के नगरों की तरफ बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले कभी नहीं रही। विकासशील देशों में जहां विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती है, वहां जनसंख्या का स्थानांतरण गांवों से नगरों की ओर बहुत हुआ है, यानी कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिए गांवों से निकल कर के नगरों की तरफ बढ़ने लगे। पिछले कुछ वर्षों में विश्व की नगरीय आबादी तीव्र गति से बढ़ी है। नगरीकरण की विशेषताएं। नगरीकरण में लोग नगरों में अन्य व्यवसायों को करने के लिए जाते हैं, यानी कि नगरीकरण की क्या विशेषता है कि व्यक्ति कार्य की खोज में नगरों की तरफ व्यवसाय करने के लिए जाते हैं। नगरीकरण में ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। नगरीकरण ग्रामों के यानी कि गांव के का रूप परिवर्तित होकर नगरों में बदलने की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार नगरों से गांवों की ओर होता है, यानी कि गांव के व्यक्ति नगरों की तरफ आते हैं और नगरों की व्यवस्था को देख करके अपने जीवन जीने की तरीके में बदलाव करते हैं। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या नगरवाद कहते हैं, यानी कि नगरीय जीवन जीने का जो तरीका है उसे नगरीयता या नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता, वरन गांवों में रहकर भी, यानी कि नगरीवाद जो है यानी कि नगरों में रहने का जो तौर तरीका है वो गांवों में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं, यानी कि उन सभी बातों का अनुसरण गांव में रह करके भी कर सकते हैं। फिर है नगरीकरण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, यानी कि समाज के अंदर अनेक परिवर्तन हुए हैं। नगरीकरण के कारण भारतीयों के विचार एवं मूल्यों में परिवर्तन आया है, यानी कि नगरीकरण के कारण लोगों के सोचने का जो तरीका है, उनके रहने का तरीका जो है उनमें परिवर्तन आया है। परंपरावादी विचारों के स्थान पर वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ है, यानी कि पुरानी सोच को बदल करके व्यक्ति नवीन विचारों को या वैज्ञानिक विचारों का विकास हुआ है। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान आदि के कारण समाज में भेदभावों में कमी आई है, यानी कि आधुनिक शिक्षा के कारण और वैज्ञानिक पद्धति के कारण
व्यक्तियों के सोचने और समझने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण समाज के अंदर भेदभाव की जो प्रक्रिया थी, भेदभाव की जो भावना थी, वो उसमें कमी आई है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, यानी कि गाँव के अंदर प्राचीन समय में व्यक्ति संयुक्त एक साथ में रहते थे, तो उनका विघटन हुआ है, यानी कि संयुक्त परिवारों की कमी हुई है और नगरीय परिवारों का चलन बढ़ा है, यानी कि एकल परिवारों की तरफ रुझान बढ़ा है। नगरों में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का विकास हुआ है, यानी कि व्यक्ति उपभोक्तावादी यानी कि अपने हितों की जो प्रवृत्ति है, अपने स्वार्थ की जो प्रवृत्ति, उसका विकास हुआ है नगरों के अंदर। नगरों में पाश्चात्य जीवन शैली व पश्चिमी मूल्यों को प्रोत्साहन मिला है। आधुनिक प्रवृत्ति का विकास नगरों में हुआ है। नगरों में द्वितीयक व तृतीयक समूह की प्रधानता होती है, यानी कि कच्चे माल का रूपांतरण होकर के द्वितीयक व तृतीयक समूह के, यानी कि उनमें उन कच्चे मालों का विलीनीकरण होकर के, यानी कि नवीनीकरण होकर के लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया नगरों में ही पाई गई है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का विकास नगरों में ही हुआ है। महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव आया, जिससे उनमें सजगता आई है और अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुई है। नगरीकरण से लोगों के जीवन में विश्वव्यापीकरण को बल मिला है, यानी कि नगरीकरण के कारण लोग विश्व के साथ में, अन्य दूसरे देशों के साथ में एक व्यापारिक संबंध बनाने का मौका उन्हें मिला है। यानी कि आधुनिकीकरण के कारण व्यक्ति के अंदर, उनके जीवन के अंदर, उनके समाज के अंदर भी परिवर्तन हुआ है और लोगों की सोच जो है वो वैज्ञानिक पद्धति को लेकर के या वैज्ञानिक विचारों को लेकर के परिवर्तित हुई है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।